स्वागत है आप सभी का दी बायोलॉजिक्स के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम सभी को पता है, हम सभी के यूपी बोर्ड के 2026 की एग्ज़ाम डेट बाहर आ चुके हैं और 18 फरवरी से आप सभी के एग्ज़ाम है। उम्मीद करते हैं सभी की तैयारियां ज़ोरों शोरों पर होंगी और अच्छे से सभी तैयारी करेंगे, जिससे बेस्ट से बेस्ट हम लोग रिजल्ट गेन कर पाएंगे। तो उसी की श्रृंखला के लिए अब हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम जो है मोस्टली PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स या मेन क्वेश्चंस, अनसॉल्व पेपर एक्सेट्रा, इस सीरीज के अंदर हम जो है बायोसेंट्रिक करके चैनल पर हम सभी पढ़ेंगे, जिससे आप सभी को सहायता मिले और आप बेटर से बेटर बायोलॉजी में परफॉर्म कर पाए। तो आज उसी की स्टार्टिंग करते हुए हम प्रीवियस ईयर की कुछ ऑब्जेक्टिव्स को स्टार्ट करते हैं, और जिसमें हमारा पहला ऑब्जेक्टिव आता है दैट कैपिटल टी स्मॉल टी अलील युग्म है। यहाँ देखने वाली एक बात ये जेनेटिक्स वाले चैप्टर से है, और इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी जब एक साथ आता है तो वो हमारा ऑप्शन होगा विषम युग्मजी लंबा। ये होगा हमारा विषम युग्मजी लंबा। क्यों? देखिए, यहाँ कैपिटल टी प्रभावी है और स्मॉल टी अप्रभावी है। और लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी प्रभाविता के नियम से जब एक प्रभावी के साथ अप्रभावी आता है तो सदैव प्रभावी का लक्षण प्रदर्शित होता है। तो ये कैसा होगा बेटा? लंबा। इसे लंबे के साथ साथ हम बोलेंगे विषम युग्मजी। अगर कैपिटल टी स्मॉल टी अगर ये दोनों समान होते हैं तो ऐसी कंडीशन में हम इसे कहेंगे समयुग्मजी। हम इसे कहेंगे समयुग्मजी। लेकिन चूंकि दोनों समान नहीं है तो ऐसी कंडीशन में हम इसे क्या कहेंगे? विषम युग्मजी। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा विषम युग्मजी लंबा। क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आई, ये सभी किसके एग्जाम्पल है बेटा? हेट्रोजाइगस या फिर विषम युग्मजी के एग्जाम्पल है। चलिए, हमारा सेकंड क्वेश्चन कहता है कि बीटी कपास किससे निर्मित होता है? बीटी कपास किससे निर्मित होता है? तो बीटी कपास के लिए जब हम बात करते हैं तो बीटी कपास, जिसमें बीटी का मतलब होता है बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस। बैसिलस बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस। बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस बेसिकली एक तरीके का बेटा बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु। और इससे प्राप्त होने वाले विषाक्त का प्रयोग हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का यूज करते हैं, जैसे कॉटन बीटी कॉटन। तो इसका आंसर होगा जीवाणु के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन द्वितीयक उपभोक्ता है? द्वितीयक उपभोक्ता है, पारिस्थितिकी में हम सभी पढ़ते हैं उपभोक्ता, जिसमें बेटा आता है प्राथमिक उपभोक्ता, जिसमें आता है हमारा द्वितीयक उपभोक्ता, जिसमें आता है हमारा तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता ज्यादातर शाकाहारी होते हैं, जो पेड़ पौधों पर अपना जीवन यापन करते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता जो प्राथमिक उपभोक्ता का भक्षण करते हैं। तृतीयक जो ये। तो द्वितीयक उपभोक्ता की श्रेणी में अगर हम देखें तो चूहा शाकाहारी होता है, जो कि पेड़ पौधे या फिर फल संबंधित खाद्य पदार्थ खाता है। गिलहरी भी, टिड्डा भी, लेकिन यहाँ पर छिपकली हमारा कैसा है? द्वितीयक उपभोक्ता है। तो इसका आंसर होगा छिपकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द्वितीय निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता की क्षति का कारण नहीं बनता है? निम्न में से कौन है जो बायोडायवर्सिटी के लिए हार्मफुल नहीं है? जैव मतलब जीवन, विविधता मतलब भिन्नता, यानी पृथ्वी पर उपस्थित जीवन की विभिन्नता को बेटा हम कहते हैं जैव विविधता। यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शन हैं, इन चार में से कोई एक आंसर सही है। और हम अगर क्रम बाई क्रम बात करें तो बेटा अतिदोहन का मतलब होता है एक्सप्लॉयटेशन, यानी किसी भी चीज का जरूरत से ज्यादा यदि हम प्रयोग करें तो उसे उसका अतिदोहन कहते हैं। सहविलुप्तता का अर्थ होता है जहां पर एक प्रजाति दूसरी प्रजाति के साथ निर्भर हो। निर्भर का मतलब यहाँ पर एक प्रजाति दूसरी प्रजाति पर बेटा क्या है? आश्रित है। अगर एक विलुप्त होती है तो उसके साथ साथ दूसरी प्रजाति भी क्या हो जाएगी? विलुप्त हो जाएगी। इसे सहविलुप्तता कहते हैं। आवासीय क्षति का अर्थ होता है कि किसी भी प्रजाति के घर को हम नष्ट करते हैं तो उसे आवासीय क्षति कहेंगे। तो अतिदोहन क्षति का कारण है, सहविलुप्तता क्षति का कारण है, आवासीय क्षति क्षति का कारण है। चूंकि इसमें नहीं आया है यानी ये नेगेटिव क्वेश्चन है, यानी इसका आंसर होगा वनीकरण। वनीकरण एक पॉजिटिव चीज है, हमें इसमें पॉजिटिव ढूंढना था।
तो वनीकरण का मतलब है बेटा वन लगाना, यानी पेड़ लगाना, वन, जो कि हमारे लिए क्षति का कारण नहीं है। नेक्स्ट, लघु बीजाणु धानी की सबसे आंतरिक परत बेटा कौन सी होती है? क्वेश्चन है बाह्य त्वचा, अंतस्थिशियम, मध्य परत या टेपेटम। अगर हम इसको देखें तो ये सभी क्रम में लगे हुए हैं। क्रम का मतलब सबसे बाहरी स्तर जो होता है बेटा लघु बीजाणु धानी का, वो होता है बाह्य त्वचा, अंतस्थिशियम उसके नीचे, या आर्द्रता ग्राही होता है, पराग कोश के स्फुटन में सहायता करता है, मध्य परत, और सबसे आंतरिक होती है बेटा टेपेटम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा टेपेटम। टेपिटम की अगर हम बात करें तो टेपिटम के कई सारे मेन काम होते हैं। ये लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करता है, ये भी आता है क्वेश्चन। लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करने वाले स्तर का नाम बताइए। तो विकासशील लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करने का काम किसका है? टेपिटम का। पॉलन किट के निर्माण में ये सहायता करते हैं। किसके निर्माण में सहायता करते हैं? पॉलन किट के निर्माण में सहायता करते हैं। ये स्पोरोपोलिनिन के फॉर्मेशन में मदद करते हैं। स्पोरोपोलिनिन के फॉर्मेशन में बेटा क्या करते हैं? मदद करते हैं। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शुक्राणु शुक्रजनक नलिकाओं से मुक्त होता है कहलाती है। यानी शुक्राणुओं का निर्माण शुक्रजनक नलिकाओं यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है। ये वृषण में उपस्थित होते हैं। शुक्रजनक नलिकाओं के बीच में जो अंतराली अवकाश होता है वहां की लीडिक सेल्स के द्वारा बेटा निर्माण होता है टेस्टोस्टेरोन का। तो अब इन चारों ऑप्शंस को हम डिस्कस करके अपना आंसर निकालेंगे। शुक्राणु जनन का मतलब होता है बेटा जब स्पर्मेटिड से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। स्पर्मेटिड से शुक्राणु का निर्माण कहलाता है शुक्राणु जनन। और हमारे पास एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन और इन दोनों वर्ड्स में जो रहता है वो है शुक्र जनन। शुक्र जनन का मतलब होता है जनन कोशिका, यानी जर्म सेल से स्पर्म का बनना। ये पूरा प्रोसेस कहलाता है बेटा शुक्र जनन। अंड जनन की यदि हम बात करते हैं तो अंड जनन का अर्थ होता है मादा के अंदर अंडाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया अंड जनन कहलाती है। यानी हमारा आंसर होगा वीर श्रवण, इसे वीर सेचन भी कहते हैं। यानी शुक्रजनक नलिकाओं से शुक्राणुओं का मुक्त होना बेटा वीर श्रवण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा जीवाणु भोजी विषाणुओं में आनुवांशिक पदार्थ होता है। तो देखें हमारे पास हम जानते हैं, ये हम पढ़ते भी हैं कि बेटा अधिकांशतः आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है, लेकिन कुछ में आरएनए भी पाया जाता है, जैसे टीएमवी वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस। इसके अंदर आनुवांशिक पदार्थ के रूप में आरएनए पाया जाता है। तो डी क्या केवल डीएनए है, क्या केवल आरएनए है, डीएनए और आरएनए है? इसका आंसर होगा डीएनए या आरएनए। अगला क्वेश्चन, आणविक कैंची मॉलिक्यूलर सीजर किसे कहा जाता है? किस एंजाइम को इनमें से आणविक कैंची कहा जाता है? क्या न्यूक्लियस? नहीं। क्या पॉलीमरेज? नहीं, आरएनए पॉलीमरेज डीएनए नहीं, बिल्डिंग के काम आते हैं। लाइगेज डीएनए के खंडों को जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का नहीं। कैंची का काम काटने का होता है, अतः इसका उत्तर होगा प्रतिबंधन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अगला क्वेश्चन